कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video I am going to explain you about how the physical reporting is done, what you have to do and what not to do during your physical reporting. So इस वीडियो में मैं physical reporting से रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं और किन किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो फिज़िकल रिपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन कराने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं, फ़ीस भी डिपॉजिट करानी है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर और किस किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको लगेगा कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में क्या है, जाना है डॉक्यूमेंट जमा करा के आ जाना है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड फिर भी कोई कमेंट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू रिपोर्ट। सो आपको पता है कि 6 अगस्त से जो ऑफिशियल फ़िज़िकल रिपोर्टिंग की डेट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। 6 अगस्त से फ़िज़िकल रिपोर्ट की जो ऑफिशियल डेट्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। सो काफ़ी स्टूडेंट्स तो प्राइवेट कॉलेजेस में ऑलरेडी रिपोर्ट कर भी चुके हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि जो ऑफिशियल डेट्स हैं वो 6 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, जो कि 11 अगस्त तक चलेगी। सो आपको जैसे पता ही है कि सारे राउंड्स ऑलमोस्ट काउंसलिंग के, जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग के सारे राउंड्स ख़त्म हो गए हैं और अब बस आपका 6 अगस्त को कल राजस्थान का जो सेकंड राउंड का जो अपवर्ड मूवमेंट है उसका अलॉटमेंट भी हो जाएगा और उसके बाद सेंट्रलाइज जो काउंसलिंग है उसके सारे प्रोसेस ख़त्म हो जाएंगे। फिर सारा जो वर्क है कॉलेज रिलेटेड हो जाएगा। कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है आपको 6 अगस्त से। तो कॉलेज रिपोर्टिंग में बेसिकली होता क्या है, तो जब रिपोर्टिंग के लिए या तो आपके पास उसके रिगार्डिंग कोई मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, या फिर कॉलेज से कॉल आ जाएगा कि आपको फ़िज़िकल रिपोर्ट के लिए प्रेजेंट होना है। अदरवाइज़ नहीं भी आ रहा है तो आप सामने से टेलीफोन करके उनसे पूछ लें कि 6 अगस्त से रिपोर्टिंग का जो राउंड है वो स्टार्ट है, तो हम कितने बजे आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है तो आप उस कॉलेज से कॉल करके पूछ सकते हैं, तो वो आपको टाइमिंग वगैरह बता देंगे और क्या क्या लेकर आना है वो सब भी आपको डिटेल में बता देंगे। तो ये डिपेंड करता है अब कॉलेजेस के ऊपर कि कॉलेजेस आपसे किस तरीके से फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए कम्युनिकेट करते हैं। कुछ कॉलेजेस मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं, टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं, और कुछ कॉलेज करते भी नहीं हैं, क्योंकि जो रिपोर्टिंग का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो 6 अगस्त है। तो ये डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज। तो अगर नहीं है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, आप सामने से कॉल कर लें और उनसे पूछ लें कि क्या क्या रिपोर्टिंग के लेके आना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आप उनसे बात कर जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है फिर तो आपको जाना ही जाना है। 6 अगस्त से ऑफिशियल डेट्स हैं रिपोर्टिंग की। सो रिपोर्ट करना है कॉलेज को, जो भी ड्यू डेट्स दे रखी हैं, जैसे 6 अगस्त से 11 अगस्त है, तो अगर आप कॉलेज को फाइनलाइज़ करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको इन ड्यू डेट्स में, जो कि 6 से 11 अगस्त में है, तो आपको उन ड्यू डेट्स में कॉलेज में रिपोर्ट करना है। आपको रिपोर्ट करते वक्त अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, साथ में एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ्स भी लेकर जाएँ, और आपके जो भी रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको लेकर जाएं। और काफ़ी कॉलेजेस क्या होते हैं कि उनके खुद के जो पोर्टल बने हुए हैं, ERP पोर्टल बने हुए हैं, वहाँ पर कई बार आपसे वापस से आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर पाएंगे। जैसे SKIT है, वो अपने ERP पोर्टल पर, उनकी वेबसाइट पर ERP पोर्टल है, तो वो वापस से आपसे सारे डॉक्यूमेंट अपने पोर्टल पर अपलोड कराएगा। और कुछ जो कॉलेजेस हैं वो फ़ी भी ऑनलाइन पे करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में लेकर चलें, इसलिए ज़्यादा बेस्ट होगा कि कॉलेज वालों से पूछ लें, क्योंकि काफ़ी कॉलेज है वो ऑनलाइन मीडियम से जो सेमेस्टर फ़ीस होती है, तो सेमेस्टर फ़ीस को ऑनलाइन मीडियम से भी डिपॉजिट करने के लिए बोलते हैं। तो उसी टाइम पर आपकी क्या है कि फ़ीस भी डिपॉजिट होगी, तो पूछ कर जाएँ कि कौन सा मीडियम, कैश के थ्रू करेंगे, ऑनलाइन के थ्रू करेंगे, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। सो जब आप कैंपस विज़िट करेंगे, तो जब आप कैंपस पहुंचेंगे फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए, तो सबसे पहले आप आराम से तसल्ली से कैंपस को विज़िट कर लें, कैंपस में घूम लें, वहाँ की फ़ैसिलिटीज़ वगैरह को देख लें सबसे पहले। उसके अंदर क्या क्या बेसिक फ़ैसिलिटीज़ हैं, अगर कोई बात करने के लिए मिलता है वहाँ पर, कोई ऑलरेडी स्टूडेंट्स वहाँ पर वहीं का स्टूडेंट्स है, अगर वो उससे आपकी बात हो पा रही है तो उन स्टूडेंट से बात कर लें। तो अपना पूरा टाइम लें, जल्दबाजी नहीं करें फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करते वक्त। अगर आपको वहाँ पर स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट का उनसे बात करें, कैंपस में घूमें, आराम से देखें वहाँ की फ़ैसिलिटीज़ के बारे में, कैसी क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ से फ्री हों घूम फिर कर, तो उसके बाद वहाँ पर जो भी एडमिशन सेल होता है कॉलेज का, आपको एडमिशन सेल में जाकर रिपोर्ट करना है। तो एडमिशन सेल में रिपोर्ट कर देंगे।
तो एडमिशन सेल में डिपेंड करता है कि उस टाइम पर कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए प्रेजेंट हैं, तो ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट की कितनी भीड़ है, तो रिपोर्टिंग में कितना टाइम लगने वाला है वो उनकी भीड़ पर डिपेंड करता है। अगर कम स्टूडेंट हैं तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे, अगर ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो टाइम भी लग सकता है, बट इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी टीम्स वो बनाकर रखते हैं जो कि आपकी प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके, वेरिफिकेशन को उतना जल्दी करने की कोशिश करते हैं। सो एडमिशन अथॉरिटी हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती हैं और सब कुछ ओके होता है तो वो आपको एडमिट कर देती हैं, एडमिशन दे देती हैं। उसके अलावा जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाए तो आपको वहाँ के इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं, जो भी वहाँ के इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं, आपके डिपार्टमेंट्स के टीचर के फ़ोन नंबर अगर आप ले सकते हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के या फिर एडमिशन अथॉरिटीज़ के, जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकें, तो वो सब फ़ोन नंबर्स आप कलेक्ट करना ना भूलें वहाँ से। उसके बाद अगर वहाँ से जैसे ही आपका सब कुछ डन हो जाता है तो एडमिशन डन की एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिलती है कि हाँ आपका एडमिशन हो गया है, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। तो उसको भी अगर वो या तो वो सामने से दे देंगे, अगर नहीं देते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि सर एडमिशन की कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप हो तो वो दे दो। एंड उसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट डिपॉजिट किए हैं उसकी भी रिसिप्ट लेना ना भूलें कि आपने इस कॉलेज में अपने ओरिजिनल ये डॉक्यूमेंट्स जमा कर रखे हैं, तो एक रिसिप्ट उसकी भी ले लें। एंड उसके बाद फ़ी डिपोजिशन की रिसिप्ट भी आपको संभाल कर रखनी है, जो आप फ़ीस डिपॉजिट करोगे तो उसकी भी डिपोजिशन की रिसिप्ट आप वहाँ से लोगे। तो इन बातों का ध्यान में रखना है, ये जो 9 पॉइंट्स मैंने आपको भी यहाँ पर बताए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी सेंट्रलाइज काउंसलिंग के राउंड हैं रीप के, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। अब रीप का जो सेंट्रलाइज का जो सारा प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जितने भी प्रोसेस होंगे, जो इंटरनल स्लाइडिंग होगी या फिर डायरेक्ट या स्पॉट राउंड एडमिशन होंगे, वो सेंट्रलाइज नहीं होते, वो इंस्टीट्यूट लेवल पर होते हैं। कॉलेज अपने लेवल पर इंटरनल स्लाइडिंग करते हैं और स्पॉट राउंड करते हैं। तो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बस कल जो कि 6 अगस्त है तो उस दिन अपवर्ड सेकंड राजस्थान के कैंडिडेट्स का अपवर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। तो उसी के साथ साथ कल से ही यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग का जो शेड्यूल है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो 6 अगस्त 2025 से 11 अगस्त 2025 तक ये चलेगा। अगर आप श्योर हैं एडमिशन लेने के लिए तो आप जितना जल्दी हो सके अब अपनी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग कॉलेजेस में जाकर करानी शुरू कर दें। 11 अगस्त का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से अपनी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करा लें, अगर आप श्योर हैं, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है तो। सो आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, तो आपका जो भी फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, अपवर्ड करने के बाद जो भी आपको फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट हुआ है उसके अंदर जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपको वहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। तो राजस्थान राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं, जिनको जिस भी राउंड में जो फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट हुआ है वहाँ पर जाकर उनको रिपोर्ट करनी है। TFWS के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जो फाइनल किया है, राजस्थान राउंड का कॉलेज फाइनल किया है तो वो उसमें करेंगे, अगर TFWS का ही फाइनल किया है तो वो उसमें करेंगे। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स हैं जो कि राउंड 4 और 5 था, तो उनको भी इसी 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में ही फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स में रिपोर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स ने पहले ही जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग कर भी ली है, तो जिन्होंने कर ली है ठीक है, बट जिन्होंने नहीं करी है तो उनको 6 अगस्त 2025 से 11 अगस्त 25 के बीच में जाकर फिजिकल रिपोर्ट करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, तो डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग उनको देख लेंगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी डिपॉजिटेड आफ्टर रिपोर्टिंग फॉर यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट एंड व्हाट एक्नॉलेजमेंट यू हैव टू टेक आफ्टर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के बाद आपको क्या क्या लेना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या क्या वहाँ पर डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करने के बाद कॉलेज से आपको क्या क्या लेना है, इन्हीं सारी बातों को यहाँ पर हम देखेंगे। सो मेरी तरफ से आपको टिप्स है कि आप ओरिजिनल के साथ साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट्स ऑफ फ़ोटो कॉपीज़ लेकर जाएं, डॉक्यूमेंट्स की उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी आप लेके जाएं। उसके अलावा ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी रिसिप्ट, जो सीट एक्सेप्टेंस जो आपने 10 के पे करी है, जितने भी राउंड्स में आपने पे करी है उन सब की रिसिप्ट को भी लेकर जाएँ, उसकी फ़ोटो कॉपी करके लेकर जाएँ। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वैसे तो डिजी लॉकर में होते हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर में होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको स्कैन करके अपने मोबाइल में सेव करके रखें, कंप्यूटर में स्कैन करके रखें। मोबाइल स्कैनर से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाएंगे, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मोबाइल फ़ोन में सेव करके ज़रूर रख लें। चाहे सीट एक्सेप्टेंस की रिसिप्ट हो, चाहे रीप एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी अलॉटमेंट लेटर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, सबको स्कैन करके अपने फ़ोन में सेव करके रख लें। और जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट हैं वो भी स्कैन करके रख लें, क्योंकि फ्यूचर यूज़ में आपको इनकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और आप
कॉलेज से इनको लेने जाएंगे तो कॉलेज यही बहाना करेगा अभी हमारे पास नहीं है, यहाँ पर गए हैं चेक होने, वहाँ पर गए हैं चेक होने। तो कॉलेज एक बार डॉक्यूमेंट मिलने के बाद जल्दी से आपको रिलीज़ नहीं करेगा और आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पड़ती रहती है। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में स्कैन किया हुआ सेव होगा तो आप इजीली उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो आपको 10th की मार्कशीट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर आपको किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी कोई मार्कशीट लॉस्ट हो गई है तो उसका डुप्लीकेट बनवाने के लिए भी आपको स्कैन कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको स्कैन करके रख लेना, ये मेरी तरफ से एडवाइस है आपके लिए। नेक्स्ट है कि अब आपको क्या क्या करना है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे आपने 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो वो तो आपको लेकर जाने ही हैं, जिसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग फ़ी रिसिप्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह की फ़ी रिसिप्ट है, ये लेकर जानी है। जितने भी राउंड्स की फ़ी रिसिप्ट आपके पास आ चुकी है, अगर आपने 2 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पर 10K की 210K की 2 रिसिप्ट होंगी आपके पास, 10K तो दोनों की लेके जानी है, क्योंकि ये जो 10K आपने पे किए हैं ये आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है, सेमेस्टर फ़ीस है, उसमें एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए ये रिसिप्ट आपको लेकर जानी है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर है, जो भी फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसका अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर जाना है। फिर जो रिपोर्टिंग चेकलिस्ट है जो आपने फिल कर अपलोड की थी, इस तरह की जो रिपोर्टिंग चेकलिस्ट है ये भी आपको लेकर जानी है, जो कि यहाँ पर साइन की हुई है, तो इसको भी लेकर जाएँ। तो 3 डॉक्यूमेंट्स तो ये हो ही गए जो आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पर सबमिट किए थे, तो इनको भी लेकर जाना है। आगे बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर क्या क्या चाहिए एज़ पर रीप गाइडलाइंस। तो प्रिंट आउट चाहिए आपको, सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर आप अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर कॉलेज वाले कहते हैं तब आप लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। उसके अलावा एप्लीकेशन के कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फ़िल किया था वहाँ पर रीप का फॉर्म फिल करते वक्त, वो भी अगर आपके पास है तो उसको भी लेकर जाएं, और आपके पास कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए, वो सब लेके जाएं। उसके बाद कॉपी ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी रिसिप्ट, तो जो आपने फ़ी रिसिप्ट पे करी थी 10K की, जिस भी राउंड में जितनी भी पे करी थी उन सबको लेकर जाओगे आप। उसके बाद आधार कार्ड है, आधार कार्ड लेकर जाओगे। क्लास 10th की मार्कशीट है। उसके बाद JEE का जो स्कोर कार्ड है वो लेकर जाओगे। अगर आपने 12th के बेसिस पर फिल किया है तो ये आपके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, और जिन्होंने JEE के बेसिस पर फिल किया था तो उनको स्कोर कार्ड भी लेकर जाना है। क्लास 12th की मार्कशीट सभी के लिए कंपलसरी है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है, SC ST OBC MBC WST SP, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेने के जाना है, और उसकी जो इशूइंग की गाइडलाइंस थी वो कितना पुराना होना चाहिए कितना नहीं, उन चीज़ों का ध्यान में रखकर लेकर जाना है। तो OBC सर्टिफिकेट के लिए रीप ने लिखा हुआ था कि नॉट बी इशूड बिफोर 1924, इससे पहले का इशू नहीं होना चाहिए। इसके अंदर 2 साल का ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है, 2 ईयर्स का ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है, जो कि 2 साल का होता है। तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट फिल करके देना पड़ता है, तो आपको 2 साल का टाइम मिल जाएगा। तो वो अगर आपके पास लेटेस्ट नहीं है, अगर पुराना है, पिछले 3 साल के अंदर का बना हुआ है, तो आपको अगर 2 साल और पुराना है तो आपको एफिडेविट के साथ भी वो वैलिड हो जाता है। इसी तरीके से वही है ये जो मैं पॉइंट बता रहा था, अंडरटेकिंग बाय OBC MBC इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो अगर ग्रेस पीरियड आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट ज़्यादा ही पुराना है, 1 साल से ज़्यादा ही पुराना है, और आप ग्रेस पीरियड का यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। उसके अलावा अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है तो ये लेकर जाना है। एक्स सर्विसमैन का है तो इफ़ ये एप्लीकेबल है तो ये लेकर जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये एप्लीकेबल है तो ये लेकर जाना है, और एप्लीकेबल होगा ही, क्योंकि राजस्थान के स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट करना है तो वहाँ पर मूल निवास रिक्वायर है। उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट है, वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, अगर ये आपके लिए एप्लीकेबल है तो लेकर जाना है। जिन्होंने लेस देन 8 लाख फिल किया था तो उनको ये देना है, जिन्होंने अबव 8 लाख किया था तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है इनकम सर्टिफिकेट। बट कॉलेज वाले सभी से मांग भी सकते हैं, तो उनको समझा देना कि हम तो अबव 8 लाख फिल किया था तो हमें इसकी कहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है, क्योंकि चेकलिस्ट में रीप ने क्या इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर लिख दिया है, तो कॉलेज वाले ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किसके लिए है किसके लिए नहीं है। वो सभी से, जो चेकलिस्ट में लिखे हुए हैं वो सभी से मांगते जा रहे हैं। तो ये आपको उन्हें समझाना होगा कि हमने अबव 8 लाख फिल किया था तो हमारे लिए इनकम सर्टिफिकेट नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये आपको लेकर जाना है। उसके अलावा फ़ी टू बी डिपॉजिट, जो फ़ीस आपको जमा करानी है, कितनी क्या करानी है, इसलिए कॉलेज से एक बार पहले ही एडवांस में कॉल करके पूछ लेना किस मीडियम से वो जमा करा रहे हैं, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जमा करा रहे हैं
या फिर कैश में जमा करा रहे हैं, ये सब आपको कॉलेज वाले बता देंगे। इसके अलावा ये मेन डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी है, आपको स्कूल से मिल जाती है, कॉलेज वाले टीसी भी आपसे डिमांड करेंगे। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये भी आपसे डिमांड करेंगे। और लास्ट, अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट है, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स भी आप लेकर जाएंगे। तो ये तो हो गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं लिस्ट बाय लिस्ट की, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। तो आप पॉज कर देख लेना। उसके बाद रीप की तरफ से क्या सजेशन होता है कि कैंडिडेट नीड टू डिपॉजिट रिक्वेशन फीस एज डिसाइडेड बाय द स्टेट लेवल फ़ी कमिटी। तो जो भी कॉलेज जिसके लिए फ़ीस डिसाइड की हुई है स्टेट लेवल फ़ी कमिटी ने, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, तो वो आपको फ़ीस लेकर जानी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं at the reporting institute at the time of reporting. All the candidates are required to deposit all their original documents. तो यहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो डिपॉजिट करेंगे। जो भी आपका फाइनली रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे। और इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपका एडमिशन होल्ड पे भी डाला जा सकता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी रिटर्न, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं वो रिटर्न कर दिए जाते हैं आपको, जो भी कॉलेज जिसमें भी आपने जमा किए हैं। जब आपका एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। और सभी नहीं लिए जाते हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, 10th और 12th हो गया ये, और मूल निवास हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपसे लिए जाते हैं और फिर ये आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं जब आपका एनरोलमेंट हो जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, बाकी जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो डिटेल्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग टू द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट, क्या क्या लेकर जाने वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर हो गया, ये आपको लेकर जाना है। इस तरह का सैम्पल फॉर्मेट है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपको कैरी करना है। उसके बाद कॉपी ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी रिसिप्ट है। फ़ी रिसिप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है, सेमेस्टर फ़ीस है, उसमें एडजस्ट होगी। तो जो आपकी जितने भी राउंड्स के लिए काउंसलिंग फ़ीस है उसकी रिसिप्ट है, उसको ध्यान से लेकर जाएंगे और संभाल के भी रखेंगे। उसके अलावा आधार की फ़ोटोकॉपी है, ओरिजिनल लेकर जानी है और उसकी फ़ोटोकॉपर लेकर जानी है। ये लगभग सभी के पास होता ही है आधार कार्ड। नेक्स्ट है क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो आपको लेकर जानी है। क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ली जाती है। तो यहाँ पर राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इस तरह का फॉर्मेट होता है। CBSE के हैं वो इस तरह का फॉर्मेट होता है। और बाकी जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी वैलिड है। अगर आपने नायोस से की है वो भी वैलिड है। RBSE, CBSE, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं इंडिया के वो सब वैलिड है। नायोस भी वैलिड है, ICSE भी वैलिड है, और जितने भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड की जो मार्कशीट है वो वैलिड है। तो वो आपको वहाँ पर लेकर जानी है अपनी 10th की मार्कशीट। उसके अलावा JEE का जो स्कोर कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है मार्कशीट क्लास 12th की। तो ये यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की हो गई, ये CBSE बोर्ड की हो गई। तो आपको अपनी RBSE, CBSE यहाँ पर वैलिड है। ऑल स्टेट बोर्ड्स सभी यहाँ पर वैलिड हैं। 12th क्लास में नायोस से किया है तो वैलिड है। ICSE, ऑल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जितने भी रिकॉग्नाइज बोर्ड हैं वो सभी वैलिड हैं। तो आपको अपनी 12th क्लास की मार्कशीट लेके जानी है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग भी आपने फॉर्म फिल किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जिन भी सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन के साथ, तो वो सब वेरीफाई आपकी 12th मार्कशीट से किया जाएगा। उसके अलावा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आपने किसी भी कैटेगरी में फ़िल किया हुआ है लाइक SC, ST, OBC, MBC, तो आपने अगर कैटेगरी का एडवांटेज लेकर फॉर्म फिल किया है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना चाहिए। जो OBC की जो है वो बना होना चाहिए 1/9/2024 के बाद का बना होना चाहिए, जिसके अंदर 2 साल का ग्रेस पीरियड है। चाहे OBC हो, MBC हो, चाहे EWS हो, उनका यही डेट है। और उसके लिए 2 साल का ग्रेस पीरियड दिया हुआ होता है, जो कि 1/9/2022 और 1/9/2024 के बीच का भी बना हुआ है। तो 2 ईयर ग्रेस पीरियड मिल जाता है। बट इस ग्रेस पीरियड के लिए आपको अंडरटेकिंग भरकर देनी पड़ेगी। अगर आपका इसके बाद का बना हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इससे पीछे का बना हुआ है तो 2 साल का ग्रेस पीरियड होता है, उसके लिए आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट डिपॉजिट कर सकते हैं, करेंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग का कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। अगर आपका 1 साल से पुराना है तो अंडरटेकिंग, अगर आपको OBC है,
या फिर आप EWS हैं तो ये इसको पॉज कर देख लेंगे। ये अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है, तो इसको फिल कर आपको वहाँ पर साथ में लेकर जा सकते हैं। उसके बाद PWD कैंडिडेट हैं तो उनको भी अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, अगर इसका एडवांटेज लेना है, अगर एप्लीकेबल है फॉर PWD कैंडिडेट। सो दिस सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इफ़ एप्लीकेबल। उसके बाद एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो अगर उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ है जो मतलब जिससे ये प्रूफ हो जाए कि वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है तो वो भी वैलिड हो जाता है, उसको भी वैलिड कर लेते हैं। या फिर अगर आप ये फॉर्मेट रेडी करवाना चाह रहे हैं तो इस तरह से फॉर्मेट भी यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो ये भी करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास पहले से ही कोई फॉर्मेट है जिस पर ये लिखा हुआ है, सो जो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर ऑफिसर होते हैं वो आपको एक खुद के ही लेटर हेड पर या एक नॉर्मल पेपर पर ही ये वेरीफाई करके दे देते हैं कि आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, तो वो भी वैलिड हो जाता है। तो आपके पास कुल मिला के एज अ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपके लिए रिक्वायर होगा। सो मूल निवास प्रमाण पत्र अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो पहले हैंड रिटन फॉर्मेट में बनता था, फिर कंप्यूटर टाइप फॉर्मेट में आ गया, फिर डिजिटल फॉर्मेट में जो बार कोड वाले आ रहे हैं उस फॉर्मेट में आ गया। तो इसके अंदर वैसे डेट का कोई इशू नहीं होता है, और पुराना हो नया हो मूल निवास के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे तो। बट कुछ कॉलेजेस हैं आजकल वो दिक्कत करने लग गए हैं, वो ये वाला जो फॉर्मेट है डिजिटल वाला फॉर्मेट है इसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर वैसे ऐसा कोई रूल आया नहीं है कि इसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। बट यही है कि आजकल हैंड रिटन फॉर्मेट को या कंप्यूटर टाइप वाले फॉर्मेट को नहीं कर रहे हैं, अब डिजिटल जो बार कोड वाला है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट इसकी वजह से अगर आपके पास पुराना भी है तो इसकी वजह से कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको टाइम मिल जाएगा अगर उनको नया भी चाहिए तो अगर आपके पास बना हुआ है नया पुराना जैसा भी है उसको आप मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर चले जाएंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है, ये जो इनकम सर्टिफिकेट है ये 2024-25 का होना चाहिए। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। सो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 4 पेज वाला फॉर्मेट था। जो 4 पेज का जो फॉर्मेट था वो यहाँ पर चलेगा। ये यहाँ पर 4 पेज का जो फॉर्मेट है वही आपके वहाँ पर वैलिड होगा। तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अबव 8 लाख चूज़ करी है तो उनके लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जिन्होंने बिलो चूज़ करी है उनके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। तो उनको यहाँ पर ये अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर फिर भी नहीं है तो रिक्वेस्ट करके आप उनसे कह सकते हैं कि आपने इसका कोई एडवांटेज नहीं लिया है तो प्लीज़ उसमें रिलैक्सेशन दे दें। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने आया कि फॉर्म भरते वक्त बिलो चूज़ कर लिया था लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं बनवाया है। तो अगर आप कॉलेज वालों को समझा सकते हैं कि सर मैंने ना तो TFWS का एडवांटेज ले रहा ना कोई एडवांटेज ले रहा, तो प्लीज़ मुझे इससे रिलैक्सेशन दे दो। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, बट मान नहीं रहे हैं ज़्यादातर कॉलेज, तो आप इसको बनवा कर जाएँ। 4 पेज वाला जो इनकम सर्टिफिकेट रीप की वेबसाइट पर अवेलेबल है तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और बनाने में भी कोई खास दिक्कत आती नहीं है। कोई भी मित्र वाला है या नोटरी वाले जो बैठे होते हैं वो बना के दे देंगे। सिर्फ आपको उसके अंदर 2 कोई भी सरकारी टीचर होगा या सरकारी एम्प्लॉय हो गए उनके आपको साइन वहाँ पर कराने होते हैं। ये उसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है इनकम सर्टिफिकेट में। और डेट्स का खास ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो कॉलेज वाले हैं इनकम सर्टिफिकेट को देखते वक्त डेट्स को काफ़ी ध्यान रख रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए बना हुआ। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का ही बना होना चाहिए। नया पुराना आगे पीछे डेट है तो वो उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये तो पुराना है या फिर इसकी डेट सही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आप 2024-25 के अंदर का ही ये बना हुआ होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का होता है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं जिसके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो यहाँ पर इसको फिल कर कोई भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी होती है वो डॉक्टर इसको कर देते हैं, और यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा दें, इसको फिल कर दें, यहाँ पर स्टैंप लग जाएगी। इस तरीके से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है। तो इसको आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ से भी रेडी करवाना चाहें वहाँ से करवा सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत आती नहीं है, ये भी जनरली 1 दिन में रेडी हो जाता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है फ़ीस। तो कॉलेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीस है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरी आपको 1 साल की फ़ीस जमा नहीं करनी है, आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस के साथ साथ कॉलेज आपसे क्वेश्चन मनी भी लेगा, जो कि लगभग 7,500 रुपये है जब आप फिज़िकली रिपोर्ट करोगे। उसके अलावा इस चीज़ का ध्यान में रखना कि जो भी आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस दी थी, जैसे अगर आपने 10K दी थी तो 10K को एडजस्ट करवा के फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड करवा देना,
मान लो कॉलेज वाले भूल जाते हैं या उनके दिमाग से स्लिप हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 10K हैं वो भी इस फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस में आपको एडजस्ट करानी है। मान लो आपने 2 राउंड्स में पार्टिसिपेट करके 10K पे किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 20K है वो यहाँ पर एडजस्ट करानी है। तो ये कॉलेज वालों को आपको बोलना पड़ेगा और वो रिसिप्ट देनी पड़ेगी, जिससे वो आपने जितने भी काउंसलिंग राउंड में फ़ीस डिपॉजिट की है वो यहाँ पर एडजस्ट कर दें उसको। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस की जो रिसिप्ट हैं वो आपको देनी है, जिससे आप अपनी उस फीस को सेमेस्टर फ़ीस में एडजस्ट करवा पाएँ। उसके अलावा आपको जो फ़ीस रिसिप्ट मिलेगी, इस तरह से फ़ीस रिसिप्ट मिलेगी जो कि कंप्यूटर प्रिंटेड भी होती है, हैंड रिटन भी हो सकती है। तो इसको संभाल कर रखें, क्योंकि SC/ST कैंडिडेट को जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है। बाकी अगर कोई कैंडिडेट अगर बैंक लोन लेना चाह रहा है तो उस टाइम पे भी फ़ीस रिसिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और आपको फ़ीस रिसिप्ट में ध्यान में रखना है कि उन्होंने किस किस में क्या क्या पैसा काटा है। मान लो कि ट्यूशन फ़ीस है तो ट्यूशन फ़ीस के उन्होंने कितने लिए हैं, तो ट्यूशन फ़ीस का अमाउंट देख लोगे। क्वेश्चन मनी में कितने लिए हैं वो आप देख लोगे। तो हर हेड्स, मतलब जितने भी वहाँ पर पेमेंट के हेड्स हैं उसके अंदर कितना कितना उन्होंने अमाउंट लिया है वो सब चेक कर लेंगे। ट्यूशन फ़ीस हो गई, क्वेश्चन मनी हो गई, उसके अलावा लाइब्रेरी फ़ीस हो गई, बुक बैंक हो गई, किस किस में कितने क्या पैसे काटे हैं। एफिलिएशन फ़ीस, अगर कोई एफिलिएशन फ़ीस ले रहा है या एक्रीडेशन फ़ीस ले रहा है, एक्रीडेशन फ़ीस के नाम से कितने वहाँ पर रुपए ले रहा है, तो जिस जिस कैटेगरी में काट के जितने रुपए ले रहा है तो वो सब आपकी रिसिप्ट पर चेक कर लेना। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आपका यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। तो अगर हम बात करें तो राजस्थान बोर्ड का जो माइग्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और CBSE बोर्ड का माइग्रेशन इस तरीके से होता है। तो जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपके स्कूल में पहुंच जाता है, ये बोर्ड ही इशू करता है। ये सेंट्रल CBSE है, तो CBSE जिस भी स्कूल से आपने स्कूलिंग की है तो CBSE बोर्ड उस स्कूल में ये सर्टिफिकेट आपके साथ मार्कशीट के साथ भेजता है। और ऐसे ही राजस्थान बोर्ड में भी आपकी मार्कशीट के साथ ये भेजता है, आपको अपने स्कूल से कलेक्ट करना है। तो जिन भी स्टूडेंट ने 2025 में पास आउट किया है तो उनको उनके स्कूल से मिल जाएगा। उसके अलावा जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं पिछले साल के, अगर उन्होंने नहीं लिया है, अपने स्कूल से कलेक्ट नहीं किया है, तो वो भी कलेक्ट कर लें। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले साल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, इस साल ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनको अपने पिछले वाले कॉलेज की यूनिवर्सिटी से न्यू माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। न्यू माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको बनवाना होगा, क्योंकि उनका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसका यूज़ पुरानी यूनिवर्सिटी ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, उनके पास है, तो आपका पुराना वाला भी काम आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको, जो आपने पिछले साल जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था जिसमें से ड्रॉप किया है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी से आप न्यू माइग्रेशन अप्लाई करके उसको बनवा सकते हैं। अगर आपके पास पुराना अवेलेबल है, अगर आपने कभी यूज़ नहीं लिया है, पिछले सालों का बना हुआ माइग्रेशन आपने कभी तक यूज़ भी नहीं लिया है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, TC है, ये आपको आपके वहाँ से स्कूल से मिल जाएगा। तो TC आपको अपने स्कूल से कलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो अपने स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना ना भूलें, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लें। और बाकी जो अदर फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर कॉलेज कराता है, तो एक एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग भी आपसे वहाँ पर फिल करवाते हैं जो कॉलेज वाले होते हैं। अब पेरेंट्स गार्जियन से अंडरटेकिंग फिल करवाते हैं। अगर आपको हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल की फॉर्मेलिटीज़ जो भी आपको करनी है, तो उसके लिए सेपरेट वहाँ पर फॉर्म और फीस अप्लाई करनी पड़ेगी। जो भी हॉस्टल फॉर्मेलिटीज़ है वो उसके लिए भी आपको सेम टाइम पर अप्लाई वहाँ पर करने के लिए जाना होगा, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ अलग से आपको करनी होंगी हॉस्टल वगैरह लेना चाह रहे हैं तो। उसके अलावा जब आपका एडमिशन वगैरह पूरा हो जाए तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट एडमिशन की मिलती है, या तो आपको जस्ट वहाँ पर रीप के पोर्टल से दे देंगे, बट बच्चों की बहुत भीड़ होती है तो रीप के पोर्टल वाली एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको नहीं देते हैं। तो आप कॉलेज से जो कोई भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप की आपका एडमिशन वहाँ पर डन हो गया है, तो वो जो भी एडमिशन की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो इनसे ले लें, जिसके अंदर ये मार्क रहे कि हाँ आपने रिपोर्टिंग कर दी है, आपने एडमिशन वहाँ पर ले लिया है। ऐसी कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप अगर कॉलेज वाले दे दें तो बहुत सही होगा। जनरली कई बार कॉलेज वाले देते नहीं हैं, बट उनसे रिक्वेस्ट कर देख लेना, बहसबाजी मत करना। अगर वो दे देते हैं एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट तो जस्ट अपने लेवल पर उनसे लेने की कोशिश ज़रूर करना। उसके बाद आपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट किए हैं तो उसकी भी रिसिप्ट ले लें, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ तो होना चाहिए कि आपने किसको कहाँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो उसकी भी रिसिप्ट लेना ना भूलें कॉलेज वालों से। और ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्टिंग, जहाँ पर आप लास्ट रिपोर्ट कर रहे हो वहाँ से आपको ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाएंगे। काफ़ी कॉलेज देते हैं, काफ़ी कॉलेज नहीं देते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करना कि आपको अगर वो दे देते हैं एक्नॉलेजमेंट तो ज़्यादा सही रहता है। सो लास्ट में इन बातों का ध्यान में रखना है लास्ट में जाते वक्त कि डिजी लॉकर होता है,
डिजी लॉकर के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स होते ही होते हैं। उसके अलावा आपको इन कॉपी की सभी की स्कैन कॉपी रखनी है डॉक्यूमेंट्स की। आप अपने फ़ोन में अपने ईमेल आईडी पर सेव करें, क्योंकि इनकी आगे बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एक स्कैन कॉपी करके सेव कर लें। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के आपको फॉर्म फिल करने हैं, NDA SSB, अगर इनमें अंदर आपका फर्दर कभी रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, अपलोड करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपके पास स्कैन कॉपी में रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी। जैसे आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और कॉलेज लगभग 1 साल के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा करके रखता है, तो इसलिए लगभग 1 साल के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न करता है। तो इसीलिए अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में सेव होंगे तो आपके जो भी काम होने होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, उनमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, तो अगर आपके पास स्कैन कॉपी में होगा तो उसके बेसिस पर आप डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद आपको रिसिप्ट लेनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने डिपॉजिट किए हैं उसकी आपको रिसिप्ट लेनी है। फ़ी रिसिप्ट आपको लेनी है, मतलब स्कॉलरशिप के लिए, लोन के लिए या टैक्स बेनिफिट के लिए जो भी आपने फ़ीस जमा कराई है उसकी प्रॉपर फ़ी रिसिप्ट वहाँ से ले लें। सो ये सारा प्रोसेस करने के बाद एट लास्ट आपका फिजिकल रिपोर्टिंग डन हो जाएगा एंड फाइनली यू गेट द एडमिशन टू द कॉलेज। So at last I wishes best of luck to all of those who are going to taking admission. So I think आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखना है और किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। देन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर कमेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।